Hello students, welcome to one more lecture of super fast revision plus important questions for class 10th HBSC students। आज के लेक्चर में मैं कवर करने जा रही हूँ चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 बोथ। चैप्टर 8 है हमारा त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और चैप्टर 9 है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। दोनों ही चैप्टर 5 मार्क्स के हैं। पहले चैप्टर 8 में से एक्सरसाइज 8.3 डिलीटेड है, चैप्टर 9 में कुछ भी डिलीट नहीं है, एक ही एक्सरसाइज है। चैप्टर 8 में 3 क्वेश्चन एक नंबर के आएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा तो टोटल 5 मार्क्स बनते हैं, और चैप्टर 9 में एक सिंगल क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का आने वाला है। तो ये दोनों चैप्टर्स आपको 10 मार्क्स देते हैं। अब मेरी एक बात और आप ध्यान से सुन लीजिए फटाफट, मैंने पिछले अपने लेक्चर में भी बताया था। एक तो 11th चैप्टर में बोल चुकी हूँ कि 11th चैप्टर के लिए मैंने प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं और वो केवल 5 मार्क्स के लिए हमारा आने वाला है। तो 5 मार्क्स के सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के मैंने सॉल्व करके उसका लिंक अपनी कम्युनिटी पे भी डाला हुआ है और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। तो 11th चैप्टर आपने वहाँ से तैयार करना है। दूसरी खास इंपॉर्टेंट बात कि ये लेक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए बेटा, मैं ये लेक्चर अभी 12 अप्रैल को होने वाले आपके फाइनल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रही हूँ और टोटली सैम्पल पेपर पर बेस्ड करवा रही हूँ। ऐसा क्यों है जरा ध्यान से सुनिएगा। 2021 में सैम्पल पेपर इशू किया गया था बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा द्वारा, और जो क्वेश्चन पेपर अब आपको 2022 में मिल रहे हैं वो एक्चुअल में अप्रैल 2021 के एग्ज़ाम के लिए प्रिंट किए गए थे और वही क्वेश्चन पेपर अब आपको मिल रहे हैं। उस वक्त कोरोना पीक पर था तो वो पेपर बिल्कुल सैंपल पेपर के पैटर्न पर हैं, तो उनमें चेंज की कोई गुंजाइश नहीं है। तो अगर हम एज पर सैंपल पेपर अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो हमारी स्कोरिंग 100% आने के पूरे चांसेस हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन पर आप बेशक ध्यान ना दें, आपके पूरे मार्क्स आएंगे। ठीक है, कई बच्चों को ये डाउट रहता है एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लें, यहाँ से कर लें, वहाँ से कर लें। बिल्कुल भी नहीं, ये सैंपल पेपर हैं, इनका सॉल्यूशन मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। 12th के भी सेम इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आए हुए हैं और आपके भी इसी पैटर्न पर आएंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री या त्रिकोणमिति। तो मैं इसका मेन आपको बताऊंगी। त्रिकोणमिति यानी 3 कोणों से संबंधित बातें, ट्राइंगल से संबंधित बातें, और कौन सा ट्राइंगल जो कि राइट एंगल्ड हो। पूरी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पर पढ़ी जाएगी। ये सपोज कर लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एंगल भी 90 का है, तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि 90 के एंगल के सामने की जो साइड होती है वो हिंदी में कर्ण और इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज यानी एच कहलाती है। अब ध्यान देना है, 90 के अलावा 2 एक्यूट एंगल बचते हैं, एक ए और एक सी। अगर मैं एक्यूट एंगल ए की बात कर रही हूं तो ए के साथ वाली जो साइड है, वो बेस बी हिंदी में आधार कहलाती है, और इस एंगल के सामने वाली साइड लंब यानी परपेंडिकुलर कहलाती है। क्लियर है? बहुत ध्यान से मेरी बात समझनी है क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो एंगल पर बेस्ड है। अगर मैं इसी डायग्राम को फिर से बनाऊं, ए बी सी, 90 का एंगल हाइपोटेन्यूज ने तो वही रहना है, लेकिन अब मैं बात करने जा रही हूं एंगल सी की। तो अगर मैं एंगल सी की बात करती हूं तो उसके सामने वाली साइड अब परपेंडिकुलर हो जाएगी और उसके साथ वाली साइड अब बेस हो जाएगी। तो एक तो ये मेन डिफरेंस है जो सबसे पहले आपने समझना है कि परपेंडिकुलर कौन सा होता है और बेस कौन सा होता है। ये दोनों बातें हमारे एक्यूट एंगल पर डिपेंड करती हैं। एंगल चेंज होते ही बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमारा शब्द आता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, यानी कि हिंदी में बोलूं तो त्रिकोणमितीय अनुपात या रेशियो। किसकी रेशो? इन ट्रायंगल्स की साइड्स की रेशो। एक ट्रायंगल पकड़ लेते हैं, फिलहाल मैंने ये वाला ट्रायंगल ले लिया जिसका ये बेस एंगल ए है,
और इसकी कितनी साइड है, 1 2 3, इन तीनों साइड्स की मैंने रेशियो निकालनी है और वो जो रेशियो निकलेंगी उनके अलग अलग नाम होंगे जिन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलेंगे। तो वो समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो लेती हूँ P/H, तो उसे हम बोलेंगे साइन ए का मतलब इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो इस एंगल के लिए ये दोनों रेशियो, किसी एंगल के सामने वाली साइड और हाइपोटेन्यूज का रेशियो साइन कहलाता है। यहाँ मैं 2-4 बातें साथ में लिख दूँ, ये होता है साइन ए, लेकिन शॉर्ट में हम इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। उसी ट्रायंगल के अगर मैं बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो लेती हूँ तो वो कहलाता है कॉस ए। ध्यान देना, इनके अलग अलग नाम रख दिए गए हैं। कॉस को एक्चुअल में कोसाइन बोलते हैं, साइन के आगे को लगा दिया कोसाइन, कोसाइन के पहले 3 लेटर ले लिए, कॉस बन गया। और अगर इसी ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और बेस का मैं रेशियो, देखो अलग अलग लिया, पहले इन दोनों का लिया फिर इन दोनों का लिया, अब मैं इन दोनों का लेने जा रही हूँ, तो वो हमारा कहलाता है टेंजेंट ए। अब मैं बोल तो रही हूँ टेंजेंट, लिख रही हूँ मैं टेन, तो ऐसा नहीं है, वैसे इसका एक्चुअल नाम है टेंजेंट ए और इसे हम पहले 3 लेटर लेकर टेन ए लिख देते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। हो गया। अब आप कहोगे कि 3 ही रेशियो बनेंगे, तो इसको इससे डिवाइड कर दिया और इसको इससे कर दिया और इसको इससे, बच क्या गया? अरे इसको इससे भी तो कर सकते हैं। 3/3 को 4 से डिवाइड करोगे और 4 को 3 से, तो अलग अलग रेशियो आएंगी। तो अगर मैं P को H से डिवाइड करूंगी और H को P से डिवाइड करूंगी तो अलग अलग रेशियो आएंगी। तो अभी तो P को H से किया है, अब उल्टा करते हैं, H को P से डिवाइड करते हैं, तो ये कोसिकेंट A कहलाता है, कोसिकेंट A। शॉर्ट में इसके 5 लेटर लेते हैं और ये एक्चुअल में साइन ए का उल्टा है, साइन 1/sin A, P/H रिवर्स कर दिया, H/P। इसको रिवर्स करते हैं तो ये सीकेंट ए बनता है, SECANT, सीकेंट ए, सेक ए, और ये वास्तव में कॉस ए का रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, H/B। और टेंजेंट को उल्टा कर दें, रिवर्ट कर दें, तो कोटेंजेंट A यानी B/P आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये कहलाएगा कोटेंजेंट A। शॉर्ट में केवल एक कोसिकेंट ऐसा है जिसे हम COS से नहीं लिखते हैं, क्योंकि उससे हमारा कंफ्यूजन बन जाएगा, क्योंकि कोसाइन को भी COS से ही लिखा जाता है, तो इसे हम कॉट A लिखेंगे। और ये टेंजेंट का रेसिप्रोकल है 1/टेंजेंट A। तो ये सभी रेशियो आपने ध्यान रखनी है, और ये किसका उल्टा है, कौन किसका उल्टा है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब कई स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता है, तो उसके लिए हमारे पास ट्रिक है कि हम इसको याद रखें, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोलो, इस तरह करके हमने ये बना लेना है। नाम याद रखने हैं, साइन कॉस टेंजेंट, इनके रेसिप्रोकल आपको याद रखने पड़ेंगे। साइन का उल्टा कॉसिकेंट, कॉस का उल्टा सीकेंट और टेंजेंट का उल्टा होता है कोटेंजेंट। अब एक बात और बता दूं मैं यहाँ साथ साथ, ये सब रिजल्ट आपने ध्यान रखने हैं कि कोसिकेंट का उल्टा साइन होता है, साइन का उल्टा कोसिकेंट, कॉस और सीकेंट एक दूसरे से उल्टे होते हैं, कोटेंजेंट और टेंजेंट एक दूसरे से उल्टे होते हैं। और एक और बात मैं अब लगे हाथ आपको बता दूं कि अगर मैं साइन ए को कॉस ए से डिवाइड करूं, ध्यान देना, साइन ए को कॉस ए से डिवाइड करूं, साइन ए होता है P/H, कॉस ए होता है B/H, H से H कट गया और ये P/B आ जाएगा, जो कि हमारा टेंजेंट है। तो टेंजेंट को हम साइन ए बाय कॉस ए की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। तो ये यहाँ से हमारा साइन, कॉस, टेंजेंट, कोसिकेंट आदि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं ये स्टार्ट होती हैं। अब इसका हमारा एग्जाम से क्या रिलेशन है?
इसका हमारे एग्जाम से जो रिलेशन है वो ये है कि आपको कोई राइट एंगल्ड ट्रायंगल दे दिया जाए तो आपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बोल दूं कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल का बेस 3 है और परपेंडिकुलर 4 है, साइन ए कॉस ए टेंजेंट ए निकालें। ध्यान देना मेरी बात पर, किसी राइट एंगल्ड ट्रायंगल का बेस 3 है, परपेंडिकुलर 4 है फॉर द एंगल ए, तो आप साइन ए कॉस ए टेंजेंट ए फाइंड करें। क्लियर? अब इसके लिए हमें क्या चाहिए? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो नहीं है। अब एक रिजल्ट और ध्यान करो, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड्स हमें पता है तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। अब भाई अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल की दो भुजाएं पता है, कोई भी दो, तो इस फॉर्मूले से मैं तीसरी भुजा निकाल सकती हूँ। अब मुझे आधार पता है, लंब पता है, कर्ण नहीं पता, तो कर्ण का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या हो जाएगा? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस है अपना 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी 9 प्लस 16 यानी 25। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 25 आ गया, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा? 5। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल की सारी साइड्स आ गई, सारी साइड्स आ गई, तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फाइंड करती हूँ साइन ए। ध्यान देना भाई मेरी बात पर, एक ही क्वेश्चन में मैं सबको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। साइन ए होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है? BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है? AC यानी कि 4/5। कॉस ए आपका क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस का नाम क्या है? AB, हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है? AC, 3/5। जब मैं निकालती हूँ टेंजेंट ए तो परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि 4/3। तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गई। इसी क्वेश्चन को घुमाकर आपसे पूछा जा सकता है कि साइन C कॉस C और टेंजेंट C फाइंड करो। ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है ABC, ये 90 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब आपको ट्रायंगल ऐसा ही रखना है और आपने साइन ऑफ C निकालना है। जो परपेंडिकुलर और बेस हैं वो एंगल के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं, एंगल के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं तो रेशियो चेंज हो रही हैं, रेशियो एंगल पे डिपेंड कर रही हैं, तो उस रेशियो का नाम भी उसी एंगल के नाम पर आ जाएगा। अब हम बात करें साइन C की, फॉर्मूला वही है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन जब हम एंगल C की बात करते हैं तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाती है और उसके साथ वाली साइड हमारा बेस बन जाती है। एक्चुअल में हम इसको ऐसे है ना, ये मेरा हाथ ऐसे है, ये ट्रायंगल मैंने ऐसे कर देना है, ऐसे है, ये देखो इस तरह ऐसे कर देना है, तो ये नीचे आ गया ना बेस और ये इधर चला गया। तो अब P का मतलब AB से है और H का मतलब AC से है, तो ये बनेगा AB बाय AC यानी कि 3/5। साइन A की वैल्यू 4/5 थी, साइन C की वैल्यू 3/5 आएगी। और ये तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक आपको ये एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्लियर नहीं है। अब मैं बात करूँ कॉस C की, फिर वही फॉर्मूला बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब बेस बदल गया है, दिखने में ये बेस लग रहा है बट हम एंगल की बात कर रहे हैं C की, इसका मतलब C को नीचे होना था, तो या तो इसको घुमाओ, अगर नहीं घुमाते तो इसको आपने बेस मान के चलना है कि ये बेस है, तो बेस हो जाएगा बेटा जी BC बाय AC यानी 4/5। और टेंजेंट C क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस यानी AB बाय BC, AB बाय BC यानी कि 3/4। सब वैल्यूज़ उलट पुलट जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी, तो एंगल के अकॉर्डिंग हमारी रेशियो चेंज होती है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया है। यहाँ आपकी पूरी एक्सरसाइज 1 कवर हो जाती है और इस पर बेस्ड जो जो क्वेश्चन हमारे सैम्पल पेपर में प्रीवियस ईयर बोर्ड में आए हैं मैं उन्हें कुछ को यहाँ पर डिस्कस करती हूँ।
अब हम बेटा इसी टॉपिक पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं जो सैम्पल पेपर में आया है, ये मैं सॉल्व कराऊंगी और ऐसे 2 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगी जो 2021 के 2 क्वेश्चन पेपर में आए हैं। इसको करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि सिर्फ आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं इनमें से अगर हमें कोई एक भी रेशियो मिल गई, इसका मतलब हमें क्या मिल गया, हमें एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल की 2 साइड्स मिल गई। ठीक है भाई, कोई भी एक रेशियो मिल गया तो चाहे परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज मिलो, परपेंडिकुलर बेस मिलो, बेस हाइपोटेन्यूज मिलो, वी विल गेट एनी 2 साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। हमें समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं मिल गई और जब हमें किसी समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं मिल जाती हैं तो थर्ड साइड को फाइंड करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारे पास है पाइथागोरस थ्योरम। उसकी हेल्प से हम उस ट्रायंगल की थर्ड साइड फाइंड कर लेंगे। और जब किसी राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स हमें पता लग जाएंगी तो उसके किसी भी एक्यूट एंगल से रिलेटेड कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम फाइंड कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें एक रेशियो पता है तो बाकी हम फाइंड कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में दिया गया है तो इससे आपने ये आइडिया लगाना है कि क्वेश्चन पेपर में आपको एक रेशियो दी जाएगी और उसकी हेल्प से कोई दूसरी रेशियो पूछी जाएगी। ठीक है, पैटर्न समझना है, पैटर्न होता है मैथ्स में। अब ये कहता है कि यदि सीकेंट थीटा 13/12 है तो साइन थीटा ज्ञात करो। इफ सीकेंट थीटा इज 13/12 देन फाइंड साइन थीटा। अब तुम कहोगे ये थीटा कहाँ से बीच में आ गया, तो ये जो एंगल है ना ए, इसको हम थीटा भी बोल देते हैं। थीटा एक ग्रीक लैंग्वेज होती है। एंगल को अल्फा, बीटा, थीटा, एक्स, ए कोई भी नाम दिया जा सकता है। तो उस ए की जगह यहाँ पर हमारा नाम आ जाता है एंगल का थीटा। ठीक है, कोई रफ सा स्केच मैंने जल्दी से यहाँ बनाया तो ये है मेरा एंगल थीटा, इसका नाम मैंने रख दिया ABC। अब ये 1 नंबर का क्वेश्चन है तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, कोई सॉल्यूशन नहीं करना है, मेंटल कैलकुलेशन करनी है। सीकेंट थीटा, अब सीकेंट तो याद नहीं आ रहा, कैसे, मुझे भी याद नहीं रहता सीकेंट, लेकिन मुझे कोस याद रहता है। ध्यान देना, मेरी बात को पकड़ना, मुझे कोस याद रहता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, B/H, और कोस का उल्टा होता है सीकेंट थीटा यानी कि H/B। ठीक है, अब ये कितना है 13/12 है, इसका मतलब H 13 है और बेस 12 है। इसके साथ कोई K नहीं लगाना, कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नहीं लगाना, आनुपातिक स्थिरांक नहीं लगाना। हम 1 नंबर का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, 2 मार्क्स का नहीं करने जा रहे। मैं तो 2 मार्क्स में भी नहीं कराती बच्चों को। आप इस बात को समझ गए। आपने एक रफ सा ट्रायंगल बनाना है। आपको सीकेंट थीटा दिया गया है, इसका मतलब H/B दिया गया है, इसका मतलब H 13 है और ये 12 है। बच क्या गया, परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये है 13 स्क्वायर, बेस कितना है 12 स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर नहीं पता, 169, 144, इधर लाओ 25 आ जाएगा, -144, ये 25 इज इक्वल टू P स्क्वायर, अंडर रूट करोगे तो P की वैल्यू 5 आ जाएगी। आपको पता होना चाहिए 5, 12, 13, 3, 4, 5, और मुझे याद आएगा तो मैं बताऊंगी। ये आपके राइट एंगल्ड के जो है ट्रिपलेट्स होते हैं। इन साइड्स को लेकर जब भी आप कोई ट्रायंगल बनाओगे तो वो राइट एंगल्ड ट्रायंगल ही बनेगा। अगर 3 और 4 बेस और परपेंडिकुलर तो हाइपोटेन्यूज ने 5 आना है, 5 और 12 बेस और परपेंडिकुलर तो हाइपोटेन्यूज ने 13 आना है। ठीक है, अब आपके पास सारे साइड्स आ गई। निकालना क्या है, साइन थीटा। निकालना क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, P/H। ये थीटा है तो इसके सामने ये P है यानी 5 और ये H है 13, 5/13 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन गिवन नहीं है तो ऑप्शन की जगह आपने जस्ट ये आंसर लिख देना है। कई बच्चों को डाउट रहता है कि 1 मार्क में हम सॉल्यूशन करें या नहीं, तो आपको बिल्कुल कोई भी सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। 1 मार्क में आप आंसर लिखाओ, यू विल गेट फुल मार्क्स। और इस तरह के अब 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ जो आपने सॉल्व करने हैं। इफ़ साइन A 3/4 है तो टेंजेंट A
फाइंड करना है आपने, क्वेश्चन नंबर 1। और टेंजेंट ए ये सेकंड पेपर में आया है, 4/3 है, तो साइन ए फाइंड करना है आपने। आप लैंग्वेज को समझें, साइन ए 3/4 है, टेंजेंट ए फाइंड करो, टेंजेंट ए 3/4 है, साइन ए फाइंड करो। ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन था। ये 2 अगस्त और सितंबर 2021 के 1 मार्क के क्वेश्चन है, तो इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। कोई भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कुछ स्पेशल एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेशल एंगल्स, और वो स्पेशल एंगल्स आपके हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनकी एक टेबल होती है जो आप अगर अपने क्वेश्चन पेपर पहले तो याद कर लो तो द बेस्ट है, ना याद कर सको तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि सैम्पल पेपर में 1, 2, 3 नहीं, दो ऑब्जेक्टिव और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स आपके इसी टेबल पर बेस्ड हैं। अगर आप टेबल बनाना सीख जाते हो तो उसको यूज़ करके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है एंड यू विल गेट 4 मार्क्स। देखो बेटा, बूंद बूंद से सागर भरता है, एक एक नंबर आप इकट्ठा करोगे तब आप, जिन्हें पास होने की प्रॉब्लम है वो पास हो जाओगे, और जिन्होंने 80 स्कोर करने हैं तो वो तो कहीं रिस्क उन्होंने लेना ही नहीं है। तो अब हम बात करेंगे कि सभी एंगल्स की साइन थीटा, अगर थीटा यूज़ कर रही हूँ मैं साइन ए कर लेती हूँ, और फिर कॉस ए, फिर हम ले लेते हैं टेंजेंट ए, फिर मैं ले लेती हूँ यहाँ कोटेंजेंट ए। थोड़ा ज़्यादा खुला हो गया है, इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं। सबसे पहले मैं साइन ए ही बताती हूँ, ठीक है। कैसे टेबल बनती है वो बता रही हूँ मैं। हमने यहाँ 0 लिखना है, 1 2 3 4 गिनती लिख दी 0 से 4 तक, सबको 4 से डिवाइड करना है, और जो काट के फाइनल आंसर आएगा उसका हमने कर देना है अंडर रूट। ध्यान से सुनना है मेरी बात को। तो 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 का अंडर रूट हो जाएगा 0। तो साइन ए का मतलब 0 डिग्री, ये ए एंगल है, साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे 0 है। 1 का अंडर रूट 1 होगा, 4 का अंडर रूट 2 होगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 का अंडर रूट करोगे तो 1 का अंडर रूट 1 होगा, और 2 का ये हो जाएगा। 3 प्राइम नंबर है एज इट इज, 4 का अंडर रूट 2, और 4 से 4 कैंसिल और ये 1 आ जाएगा। अब आपने इसको समझना है, साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे 0 है, साइन की वैल्यू 30 डिग्री, अगर ये एंगल 0 डिग्री है तो साइन 0 आएगा, साइन ए 0 आएगा। अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो साइन ए की वैल्यू 1/2 आएगी। अगर एंगल 45 है तो साइन ए की वैल्यू 1/√2 आएगी। अगर वो एंगल 60 है तो साइन ए की वैल्यू √3/2 आएगी। और अगर एंगल 90 है तो साइन ए की वैल्यू 1 आएगी। क्लियर है? बस एक ये लाइन आपको समझनी है, उसके बाद की टेबल अपने आप बनती चली जाती है। 2 बार प्रैक्टिस करोगे टेबल बन जाएगी। कॉस से उल्टा कर दो, उधर से घुमा लाओ, 1 जो आगे है, पीछे जो लास्ट में उसको फर्स्ट कर दो, लास्ट सेकंड को फर्स्ट से सेकंड कर दो, ठीक है ना, पीछे से आगे, आगे से पीछे, हो गया ये। अब आ जाते हैं हम टेंजेंट ए पर। टेंजेंट ए की ये डेफिनेशन याद करो, साइन ए बाय कॉस ए, यानी कि इसको इससे डिवाइड करूं तो 0 को 1 से डिवाइड करूंगी 0 आएगा, इसको इससे डिवाइड करो, 2 से 2 कट गया, 1/√3, इस पूरे को इससे डिवाइड करो, सेम नंबर है, कट के 1 आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करो, 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 √3, और 1 को 0 से डिवाइड करो, डिनोमिनेटर में 0 आ गया, तो अनडिफाइंड अपरिभाषित इन्फिनिटी, साइन ए कॉस ए टेंजेंट ए। अब हम चलते हैं उल्टा कोटेंजेंट ए पे, ध्यान देना। कोटेंजेंट ए होता है टेंजेंट का रेसिप्रोकल। अगर टेंजेंट 1/2 है तो कोटेंजेंट उसका उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर 1 नीचे आ जाएगा। तो ये 0 है, 0 के नीचे मैंने मान लो 1 लगा दिया तो कोटेंजेंट इसका उल्टा होगा। और नहीं तो आप क्या करो, इसी टेबल को घुमा दो, उधर से शुरू करो, इन्फिनिटी √3, इसका उल्टा करा √3 1, इसको यहाँ ले गए 1/√3 0, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ अब मैं। सीकेंट ए, सीकेंट ए किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस ए का, यानी कॉस ए की जितनी भी वैल्यूज है उन्हें रिवर्स कर दो, 1 है, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा
2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा अनडिफाइंड, इसको घुमा दो तो हमारा आ जाएगा कॉसिकेंट ए। इसको भी उल्टा कर सकते हो, नहीं तो इसको घुमा दो, इन्फिनिटी 2√2, 2/√3 और 1। ये हमारी, ये ऊपर की अपने मिटा देना है, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है फॉर सम पर्टिकुलर एंगल्स, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। ये टेबल आपने याद करनी है। अगर आप याद नहीं कर सकते तो विद इन ए मिनट आपको ये टेबल बनानी आनी चाहिए। आप अपनी आंसर शीट के लास्ट पेज पे ये टेबल बना सकते हो। क्यों? क्योंकि अब इस पे जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ वो आपको 4 मार्क्स देंगे। सैम्पल पेपर का एक MCQ मैं करवा चुकी हूँ आपको, जिसमें मैंने बताया था कि सीकेंट थीटा गिवन है, साइन थीटा फाइंड करना है। पैटर्न समझना है कि क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आएंगे। आप शर्त लगा लीजिए मुझसे, बिल्कुल इसी पैटर्न पर आएंगे। तो ये क्वेश्चन है 2 टेंजेंट 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। और हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है साइन 60 डिग्री, दूसरा है कॉस 60 डिग्री, तीसरा है टेंजेंट 60 डिग्री और चौथा है साइन 30 डिग्री। अब कैसे करें? पहले आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपने इसको पकड़ना है, इसको सॉल्व करना है। 2 के साथ टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो ऊपर आ जाएगा 2 × 1/√3 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा। देखो इसका मतलब मैं बता दूं, टेंजेंट स्क्वायर थीटा का मतलब होता है टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर। तो टेंजेंट स्क्वायर 30 का मतलब है टेंजेंट 30 की जो वैल्यू है उसका होल स्क्वायर, यानी कि 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2/√3, ये हो गया 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, नीचे जोड़ दो, 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3। भाई कंडीशन ये है कि आपको प्लस माइनस तो आना ही चाहिए। रिवर्स कर दो, 2/√3 × 3/4, 2 दूनी 4। और मैंने कल का मतलब लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि जब भी x को √x से डिवाइड करते हैं तो √x आता है, तो √3 से 3 को डिवाइड करेंगे √3, तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो √3/2 आया। लेकिन √3/2 हमारे ऑप्शन में नहीं है। हमारे ऑप्शन में तो ये 4 चीज़ें हैं। साइन 60 √3/2 है, बिल्कुल ठीक है। कॉस 60 नहीं है, टेंजेंट 60 नहीं है, तो हमारा जो सही आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएगा साइन 60 डिग्री। तो जब हमें टेबल पता थी तो हम ये 1 मार्क का क्वेश्चन कर सकते थे। ये एक और क्वेश्चन है सैम्पल पेपर में, इसमें फिलअप दिया हुआ है। मैं आपको बेटा बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि हमें प्रैक्टिस करनी है, आप वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करो और फिर आप अपना आंसर टैली करो। मैं इसलिए समझा रही हूँ कि आई हैव एवरी टाइप ऑफ स्टूडेंट ना। बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पहले समझाने के बाद समझ आएगा, फिर वो प्रैक्टिस करेंगे। जिनको कॉन्फिडेंस है वो यहीं पॉज करके पहले खुद सॉल्व करो, ये आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी यहाँ पर। तो इसका हमने वैल्यू फाइंड करनी है कि ये वैल्यू कितनी है। फिर वही बात आ जाती है 2 टेंजेंट 45 की वैल्यू का स्क्वायर, तो टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 है, ये 1 का स्क्वायर। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर। दोनों वैल्यू सेम है, कट जाएंगी, खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। और 2 × 1 का स्क्वायर हमारा आंसर 2 आ जाएगा। अब यहाँ मेरे एक बात दिमाग में आ गई, आप पहले ही देख लो, क्योंकि हम तो फाइनल रिवीजन कर रहे हैं। देखो साइन की जो वैल्यू 30 पे है, कोस की वही वैल्यू 60 पे है। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। साइन 30 की वैल्यू 1/2 है और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 है। 30 और 60 का जोड़ 90 है, मीन्स दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये दोनों ऐसे एंगल हैं जिनका सम 90 है। तो जिन दो एंगल का सम 90 होता है उन पर साइन और कॉस की वैल्यू सेम होती है। आप देखो साइन 60 √3/2, कॉस 30
√3/2। बहुत ध्यान से समझना है इस बात को, साइन 60 √3/2, बीच में मैंने कोई और टॉपिक डाल दिया, लेकिन ये अब तो सारा पढ़ना है आपने एग्जाम के लिए, इज इक्वल टू cos 30। जो वैल्यू साइन की 0 पे है वो cos की 90 पे है, साइन 0 0 है और cos 90 भी 0 है। ये वो एंगल्स हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर साइन और cos की वैल्यू सेम होती है। अब अगर मैं कहूँ साइन 35 डिवाइडेड बाय साइन 50 cos 55, ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए, वैसे तो 8.3 आपके सिलेबस में नहीं है, 35 और 55 का सम 90 है, तो ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो जो वैल्यू ऊपर आएगी वही वैल्यू नीचे आएगी, तो दोनों एक दूसरे को काट देंगी और हमारा आंसर 1 आ जाएगा। ये सारी बातें हम यहाँ इस टेबल से ही एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सैम्पल पेपर में एक और क्वेश्चन था, और उसी सैम्पल पेपर में मैं आपको बता दूं कि 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो भी आपका इसी टेबल से ही आ जाता है। तो ये कहता है कि फाइंड द वैल्यू, मान ज्ञात करो 7 साइन स्क्वेयर 30 डिग्री प्लस 6 कॉसिकेंट स्क्वेयर 60 डिग्री माइनस कोटेंजेंट स्क्वेयर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन स्क्वेयर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वेयर 60 डिग्री। फिर वही बात आ जाती है, जिन स्टूडेंट्स को आता है वो वीडियो को पॉज कर देना, अपने आप सॉल्व करना, डाउट हो तो वीडियो प्ले कर लेना, नहीं तो आगे बढ़ जाना। बाकी के लिए मैं सॉल्व करवा रही हूँ। साइन 30 का स्क्वेयर, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस 6 कॉसिकेंट 60 की वैल्यू होती है 2/√3। बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करनी है। और कोटेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1, उसका स्क्वायर। ये सब न्यूमरेटर में चल रहा है और ये आ जाता है डिनोमिनेटर। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 होल स्क्वायर, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 होल स्क्वायर। देखें ध्यान से, 7 इंटू 1/4 प्लस 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, ध्यान देना है, और -1 का स्क्वायर 1, 3 2 जा 6। डिनोमिनेटर पे आ जाओ बेटा जी, ये बन जाएगा 3/4 प्लस 1/4। थोड़ा आगे बढ़ूँ मैं, ये बना 7/4, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8 प्लस 8 -1, नीचे कुछ नहीं है। और देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 + 1, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो एज इट इज ऐड कर देते हैं 4/4, 4 से 4 कैंसिल होके 1, नीचे तो 1 आ गया, नीचे 1 आ गया तो नीचे वाले 1 का कोई मतलब नहीं है, हटा देंगे और ये बन जाएगा 7/4, 8 में से 1 गया 7, 4 LCM ले लो, 7 + 7 = 28, 35/4 आपका आंसर आ जाता है। तो चैप्टर 8 में वैसे तो देखें तो सैम्पल पेपर में यही 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। 2 मार्क्स का ये है और 1 मार्क के 3 क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ। तो हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 8.1 और 8.2 से हमारे 5 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। 8.3 हमारे सिलेबस में नहीं है। कुछ और सिलेक्टेड क्वेश्चन जल्दी से मैं चैप्टर 8 के आपको बता देती हूँ। आगे बढ़ने से पहले बेटा मैं आपको ना NCERT के 8.1 और 8.2 के जो 1 मार्क के छोटे से क्वेश्चन हैं उनको जल्दी से डिस्कस कर लूँ ताकि कुछ स्टूडेंट्स को डाउट ना रहे। 11th क्वेश्चन में 5 पार्ट्स हैं, जल्दी से डिस्कस करते हैं। बुक आप सामने रख लीजिएगा। टेंजेंट A का मान सदैव 1 से कम होता है। द वैल्यू ऑफ टेंजेंट A इज ऑलवेज लेस देन 1। ये कह रहा है कि टेंजेंट की वैल्यू 1 से लेस होती है। कहाँ है? √3। √3 का मतलब क्या होता है? 1.732, यानी कि वो जो बुक वाला कह रहा है वो रॉन्ग कह रहा है। टेंजेंट की वैल्यू ऑलवेज 1 से कम नहीं होती, 1 से ज़्यादा भी होती है। सेकंड पार्ट है कोण A के किसी मान के लिए सीकेंट A 12/5। ध्यान देना, फॉर एनी एंगल A सीकेंट A 12/5 हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। सीकेंट की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो सकती है। तो ये रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ये फर्स्ट था, ये सेकंड था। थर्ड पार्ट देखते हैं। कोस A, ध्यान देना जी, ये कह रहा है कि कोस A का क्या मतलब है? ये A गुणा कोसिकेंट है। ये कह रहा है कोस A
कोण ए के कोसिकेंट के लिए यूज किया गया एक संक्षिप्त रूप है। कॉस ए इज द एब्रीविएशन ऑफ कोसिकेंट ए। गुणा नहीं कह रहा, ये कह रहा है कोसिकेंट ए की शॉर्ट फॉर्म है कॉस ए। क्या ऐसा है? नहीं है। कॉस ए किसकी शॉर्ट फॉर्म है? कोसाइन ए की। तो ये भी फॉल्स हो गया। आगे बढ़ते हैं। कोट ए ये कहता है कि जो हम कोट ए लिख रहे हैं ना, वो कोटेंजेंट गुणा ए है। ये कोटेंजेंट गुणा ए नहीं है। कोट ए का मतलब है किसी एंगल ए के लिए बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो। कोट शब्द का अपने आप में मैथ्स में कोई मतलब नहीं है जब तक कि उसके साथ एंगल ना लग जाए। तो ये अलजेब्रा नहीं पढ़ रहे हैं कि हमने इन दोनों को गुणा कर दिया। नो, इट्स रॉन्ग, इट्स फॉल्स। अब ये लास्ट पार्ट है कि थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है। हैव ए लुक। साइन की सारी वैल्यूज 1 से लेस हैं और 4/3 1 से ग्रेटर है, तो ये फॉल्स है, रोंग है। साइन की वैल्यू कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं होती। कॉस की वैल्यू भी कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं होती। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। 8.2 के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। ये कह रहा है साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ये फॉल्स है। ये कह रहा है प्रूव करो। ए ले लिया 0, नहीं ए तो हाँ ए ले लिया मैंने, 0 ले लें, 30 ले लें। ए ले लिया 30, बी ले लिया 60। यहाँ वैल्यू पुट करो। साइन 30 प्लस 60 लेफ्ट साइड में साइन 90 एक आ गया। राइट में चले जाओ। ये कितना है? साइन 30। ये कितना है? साइन 60। साइन 30 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2। ये √3 प्लस 1/2 जो कि 1 के इक्वल नहीं है। तो जो स्टेटमेंट हमें दी गई है वो फॉल्स है। आगे बढ़ते हैं। 2-3 क्वेश्चन है ये आपके अगस्त और सितंबर के ओपन स्कूल। देखो ओपन स्कूल का पेपर थोड़ा टाइट भी रखा जाता है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, तो आप उतना टाइट पेपर आपको शायद ना मिले। ये कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। जैसे थीटा इंक्रीज होता है साइन थीटा भी इंक्रीज होता है। देखते हैं हो रहा है या नहीं। वास्तव में हो रहा है। ये 0 है, ये 0.5 है, 0.7 है, ये 0.8 है, ये 1 है। तो यस, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी, तो ट्रू है। थीटा के बढ़ने के साथ साथ कॉस थीटा भी बढ़ता है, नहीं फॉल्स है। कॉस थीटा डिक्रीज हो रहा है तो फॉल्स है। थीटा बढ़ेगा तो कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू देखो ना, 0 डिग्री पे 1 है, थीटा बढ़ के 30 हो गया और कॉस की वैल्यू कम होके 0.8 हो गई। थीटा बढ़ के 45 हो गया, कॉस की वैल्यू कम होके 0.7 हो जाएगी। रैशनलाइज कर लेना। तो ये फॉल्स है। और ये कह रहा है कि थीटा की सभी वैल्यू के लिए साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होते हैं। नहीं, साइन थीटा और कोस थीटा हमेशा बराबर कहाँ है? केवल यहाँ पर बराबर है। क्लियर। और आगे बढ़ते हैं। a इज इक्वल टू 0 डिग्री पर जब a की वैल्यू 0 डिग्री है तो कोटेंजेंट a अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है। क्या ऐसा हो रहा है? कोटेंजेंट को 0 पर, यस ट्रू है। 0 डिग्री पर कोटेंजेंट डिफाइन नहीं हो रहा है। तो ये 10 MCQ थे NCERT के, मैंने ले दिए हैं। एक ये क्वेश्चन सितंबर वाले पेपर में था। देखते हैं। आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 6 है। आपने एंगल PRQ और QPR निकालना है। मैं पहले R एंगल निकाल रही हूँ, इसको बाद में 90 में से माइनस करके निकाल देंगे। आप एक बात को समझो, अगर ये R एंगल है तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशो क्या देती है आपको? साइन R देती है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 6 है, 3 1 जा 6, 1/2। अब एक बात, टेबल का उल्टा यूज हो रहा है यहाँ, उल्टा। हमें ये पता लगा कि R एंगल पे साइन की वैल्यू 1/2 है, तो R कितने डिग्री का होगा? तो साइन की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पे है? 30 पे है। तो इसका यूज करके हमें पता लगा कि R एंगल कितने डिग्री का है?
30 डिग्री का। आर 30 का है, यानी कि एंगल क्यू आर पी कितने डिग्री का है? 30 का। अब ये 30 है, ये 90 है, तो 120 प्लस 30 150। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये आपका कितने डिग्री का आ जाएगा? 60 डिग्री का आ जाएगा। तो ये एक डिफरेंट सा क्वेश्चन था जो कि सितंबर के पेपर में था। एक और क्वेश्चन अब मैं आपको कराने जा रही हूँ, वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्या कहता है कि किसी ट्रायंगल में अगर एंगल बी 90 है, टेंजेंट ए 1/√3 है। ध्यान देना, किसी में एंगल बी 90 है और टेंजेंट ए, बहुत ध्यान से, टेंजेंट ए 1/√3 है। बहुत ध्यान से समझना। तो साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी निकालो। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी निकालो। एक ही मिनट का क्वेश्चन है, कोई परपेंडिकुलर बेस यूज नहीं करना। टेंजेंट की वैल्यू 1/√3 है। टेंजेंट की वैल्यू 1/√3 कितने डिग्री पे होती है? 30 पे। इसका मतलब जो ये ए एंगल है ना, वो कुछ नहीं है, वो 30 है। तो ये कितने का बच गया? 60। इनको यहाँ पुट कर दो। ये हो गया साइन ए की जगह 30, कॉस सी की जगह 60, कॉस ए की जगह 30, साइन सी की जगह 60। साइन 30 1/2, कॉस 60 cos 60 भी 1/2, cos 30 √3/2, sin 30 √3/2, 1/4 प्लस 3/4 4/4 1 आ जाएगा। तो एक अलग तरह की ट्रिक इस क्वेश्चन में लगाई गई है और ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपको मिला है। बाकी जो हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैंने आपको लगभग सारे करा दिए हैं, सितंबर और अगस्त वाले। अभी मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए एक रिजल्ट बताया था। मैंने ये बताया था कि देखो बेटा, साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू सेम है। ध्यान से सुनना, इस 30 को मैं लिख सकती हूँ 90 डिग्री माइनस 60। भाई 90 में से 60 माइनस करोगे तभी तो 30 आएगा, और ये एंगल उतना ही वह है जितना cos 60 है। तो इसको ध्यान में रखते हुए 2-3 आइडेंटिटीज़ बनती हैं जो मैं, ये वैसे 8.3 की है, सिलेबस में नहीं है, बट समहाउ हम रिस्क नहीं ले रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी। तो साइन 90 माइनस थीटा अगर हमारे पास है तो यहाँ 90 का यहाँ cos लग के ये cos थीटा बन जाता है। cos ऑफ 90 माइनस थीटा हमारा साइन थीटा बन जाता है, और टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा हमारा कोटेंजेंट। इसको कैसे याद रखोगे? साइन है 90 है, इसके आगे साइन के आगे को लगा दो, कोसाइन बन जाएगा। कोसाइन है, को हटा दो, साइन बन जाएगा। टेंजेंट है, इसके आगे को लगा दो, कोटेंजेंट बन जाएगा। और सिमिलरली कोटेंजेंट 90 माइनस थीटा के आगे से को हटा दो, टेंजेंट बन जाएगा। सीकेंट 90 माइनस थीटा के आगे को लगा दो, कोसिकेंट बन जाएगा। और कोसिकेंट 90 माइनस थीटा के आगे से को हटा दो तो सीकेंट बन जाएगा। तो को हटा, लग रहा है तो हटा देना, हट रहा है तो लगा देना। इसका यूज क्या है? अब आपके पास क्वेश्चन आ जाए कोसिकेंट 35 डिग्री बाय सीकेंट 55, 1 मार्क का है। कोसिकेंट और सीकेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर सेम होते हैं। 35 और 55 का जोड़ 90 है, तो जो वैल्यू इस एंगल पे होगी वही इस पे होगी, दोनों कट के कितना आ जाएगा? 1। तो ये इस एक क्वेश्चन के लिए मैंने थोड़ी सी ये आपको जो आइडेंटिटीज़ हैं वो बताई हैं कि इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, कोसिकेंट के नीचे सीकेंट है, कोटेंजेंट के नीचे टेंजेंट है, साइन के नीचे कॉस है, और उनके एंगल्स का सम 90 है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसके अलावा 3 आइडेंटिटीज़ और हैं जो कि आगे +1 में भी यूज होती हैं और 1 मार्क में आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि 8.4 की हैं और 8.4 हमारी डिलीट नहीं है। ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी है, इसको दोनों तरफ अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करें तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। और तीसरी होती है 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये बेटा जी मेन रिवीजन मैंने पहले ही आपको बोल दिया था कि मैं एज पर सैम्पल पेपर आपको यहाँ करा रही हूँ, क्योंकि पूरी होप है कि सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग ही आपका क्वेश्चन पेपर आएगा 99%।
फिर भी मैं इस टॉपिक पर बेस्ड आपके एक एक नंबर के 1-2 क्वेश्चन हो रहे हैं। देखो एक आसान से 2-3 ले रही हूँ। 9 सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 9 टेंजेंट स्क्वेयर ए की वैल्यू निकालो। दोनों में से 9 कॉमन ले लो, तो ये बन गया सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस टेंजेंट स्क्वेयर ए। अब यहाँ ध्यान देना जरा, आप इस आइडेंटिटी पे ध्यान दो, देखना जरा। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा होता है सीकेंट स्क्वेयर थीटा। टेंजेंट को उधर ले जाओ तो ये बन गया सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा 1, तो ये वैल्यू हो गई 1 और 9 इंटू 1 आपका आंसर आ जाएगा 9। इस रिजल्ट को हम अकेले को 3 ढंग से यूज कर सकते हैं। साइन स्क्वेयर को यहीं रखो, कॉस स्क्वेयर को उधर ले जाओ, कॉस स्क्वेयर को यहीं रखो, साइन स्क्वेयर को आप उस तरफ ले जा सकते हो। ठीक है, तो ये एक आधा क्वेश्चन है जो मुझे लगा कि मैं आपको करवा दूं 1 मार्क के लिए। और भी बहुत क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन जब सैम्पल पेपर में नहीं दिया गया तो मुझे नहीं लगता कि इस एक्सरसाइज में से आपसे कुछ पूछा जाएगा। एक ये सवाल है कि ये किसके बराबर है। अब यहाँ तो सीकेंट टेंजेंट है, यहाँ साइन है, तो इसको साइन कॉस में बदलो। सीकेंट का मतलब होता है 1/cos है, टेंजेंट का मतलब होता है साइन a/cos है, ध्यान देना। और ये है 1 माइनस साइन ए, दोनों का एलसीएम सेम है तो एक टर्म बन जाएगी, एक कॉस ए रह जाएगा। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बाय कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए, इसको मैं उधर ले गई तो वो बन जाएगा कॉस स्क्वेयर ए बाय कॉस ए, कैंसिल, तो ये आ जाता है कॉस ए। तो इसका जो ऑप्शन है उसमें से हम राइट ऑप्शन चूज़ करेंगे, कॉस ए। अब कई बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि जो इस 8.4 के जो लॉन्ग क्वेश्चन है, तो बेटा जी बिल्कुल होप नहीं, क्योंकि इसमें से 5 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन गिवन नहीं है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन गिवन नहीं है, तो ये 2 मार्क्स का मैक्सिमम क्वेश्चन है। तो 2 मार्क्स में आपके इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो अभी तक मैंने आपको कराए हैं। तो फिर भी 8th चैप्टर में कोई डाउट रह जाता है तो आपने मुझे लिखना है कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अब मैं 9th चैप्टर स्टार्ट कराने जा रही हूँ। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 9। इसमें से सिंगल एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, सिर्फ आपने इसका लॉजिक समझना है। दूसरी बात, आपका 11 इसमें जो है 11th नहीं 13th क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, और दोनों में ही जो चॉइस होगी वो इस 9th चैप्टर में से होगी। देयर आर 16 क्वेश्चंस इन ऑल। आप 8 क्वेश्चन भी कर लेते हो तो आप 5 मार्क्स के लिए इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। क्या लॉजिक है इसके अंदर कि आपको एक ऐसी स्टेटमेंट दी होगी जिसको पढ़ के आपको एक डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना होगा, और वो डायग्राम एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल बनेगा और उसमें हमें अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए अननोन क्वांटिटी को फाइंड करना होगा। समझ आ गई मेरी बात। अब यहाँ 2 चीज़ें आपको सीखनी है। पहले तो कि एक क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, और यहाँ उल्टा ले लेते हैं, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है ए पर और यहाँ से कोई पर्सन उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। मान लीजिए मैं ही किसी को देख रही हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। मान लीजिए मैं ही यहाँ से ऊपर देख रही हूँ, तो एक होती है लाइन ऑफ साइट। अब मेरी आँख का लेवल ये है, तो ऐसे ये हॉरिजॉन्टल के साथ लिया और मैं ऐसे ऊपर देख रही हूँ, तो मैं कितने डिग्री के एंगल पर ऊपर देख रही हूँ, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ये आई लेवल हो गया हॉरिजॉन्टल के साथ। यहाँ से मैंने इस ऑब्जेक्ट को देखा किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पर, तो ये एंगल थीटा जो कहलाएगा वो उन्नयन कोण कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। हिंदी में कहूँ उन्नयन कोण। ऊंचे नयन करके ऊपर देखें, एलिवेट करें, चढ़ें ऊपर की तरफ देखें, तो जो पर्टिकुलर एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। एक कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट यहाँ नीचे है, एक बंदा यहाँ छत पर बैठा है और नीचे इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो ये इसका आई लेवल है और यहाँ से वो इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो ये जो एंगल है ये उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। हिंदी में इसको बोलते हैं अवनमन कोण। नमन माने झुकना, नीचे की तरफ झुककर हम देख रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन अब इसमें गड़बड़ क्या हो जाती है कि एंगल तो यहाँ बन रहा है और ट्रायंगल मेरा यहाँ बन रहा है। ऐसे कोई ट्रायंगल दे दिया ABC,
अब क्या करूं, कुछ भी नहीं करना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो जो एंगल यहाँ बन रहा है वही एंगल यहाँ बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात। तो एक तो उसको स्टेटमेंट को पढ़ के आपने बढ़िया सा डायग्राम बनाना है और उसमें जो भी कंडीशन दी जाए उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इनकी स्टेटमेंट्स मैं राइट नहीं करूँगी। ये क्वेश्चन नंबर 13 सैम्पल पेपर का एक ले लेते हैं। भूमि के एक बिंदु से, इसको मैं इरेज कर रही हूँ, पहले इसकी कंडीशन क्या है भैया, 2 से 3 बार स्टेटमेंट जरूर पढ़ लेना। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से, भूमि है, ये भूमि है, यहाँ एक भूमि माने जमीन पर एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर है। एक मीनार है, कहीं ना कहीं बना लो, कोई काल्पनिक मीनार बना लो। ये AB तो मीनार हो गई, C एक बिंदु हो गया जो मीनार के पाद बिंदु यानी फुट पॉइंट से कितनी दूर है, 20 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इस पॉइंट से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यानी यहाँ बैठ के कोई आदमी मीनार को देख रहा है और ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। क्या क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, समझे ध्यान से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। आपने डायग्राम बनाना। एक की स्टेटमेंट में लिख देती हूँ, माना AB एक मीनार है, क्योंकि देखो बेटा ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप ऐसे ही अटेम्प्ट कराते हो तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे। और AB की ऊंचाई हमने मान ली कितनी है, h मीटर है। C भूमि पर स्थित एक बिंदु है, मैं भी इसकी इंग्लिश में भी बोल दूंगी साथ साथ, भूमि पर स्थित एक बिंदु है। Let AB is a tower and the height of the tower is h meter. C is any point on the ground which is at a distance of 20 meter from B. बाकी इतना लिखने की जरूरत नहीं। C is a point on the ground such that BC कितना है, 20 मीटर है, 20 मीटर है। ठीक है, जो एंगल है वो हमें 30 दे रखा है, तो एंगल ACB हमें कितना दे रखा है, 30 डिग्री। अब मीनार है, वर्टिकल खड़ी है, तो एंगल विल बी 90। टावर हमेशा वर्टिकल है तो एंगल 90 होगा। तो आपने यहाँ लिख देना है, ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, डायग्राम बन गया, जो चीज़ें दी गई थी वो हमने लिख दी, जो नहीं दी गई थी वो हमने मान ली। अब रह क्या गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल हमें पता है, तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। बेस हमें पता है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है। परपेंडिकुलर और बेस को लेकर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा बनता है, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, ये आपको आना चाहिए। तो ट्रायंगल ABC में, इन द ट्रायंगल ABC टेंजेंट C परपेंडिकुलर बाय बेस, टेंजेंट C के लिए परपेंडिकुलर वो है सामने वाला AB और बेस कितना है BC। अब सब वैल्यूज पुट कर दो। C की जगह इतना भी कराओगे ना तो 5 में से 2 मार्क्स तो पक्के हैं। C की जगह 30 डिग्री, AB की जगह h, BC की जगह 20। टेंजेंट 30 होता है 1/√3, h/20, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 20 यहाँ जाएगा 20/√3, h की वैल्यू आ जाएगी 20/√3 मीटर। अब नीचे इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए तो इसको उठा के आपने रैशनलाइज कर देना है। √3/√3, 20√3/3 मीटर, ये मीनार की हाइट आ जाती है। ये इतना सा क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स के लिए दिया गया है। इन्हीं 5 मार्क्स के लिए ऑप्शन में एक और क्वेश्चन आपको दिया गया जो आपकी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 5 है, और आप वहाँ से स्टेटमेंट देख सकते हैं। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नतांश 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड, ये एक टावर है जो कि ग्राउंड पर खड़ा है। यहाँ सनलाइट पड़ रही है, ठीक है भाई, सन की जो लाइट यहाँ से पड़ती है तो वो एंगल यहाँ हम आके लेके चलते हैं। तो ये कहता है कि इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। ठीक है, अब ये यहाँ से
एंगल जब 60 डिग्री था तो छाया इतनी ही थी, ठीक है। और जब ये एंगल, ये 60 था, भी ध्यान रखना, और जब ये एंगल कम हो गया, यानी सूरज और ढलता जा रहा है और नीचे की तरफ होता जा रहा है, तो एंगल और कम होता जा रहा है, तो ये एंगल कम होकर जब 30 डिग्री हो गया तो ये जो छाया है बढ़ गई कितनी, शेडो 40 मीटर आपकी और भी इंक्रीज हो जाती है। तो ए बी इज़ द टावर, सी एंगल 60 है तो ये शेडो है, और आपकी ये शेडो है, और जब ये एंगल डी पे 30 डिग्री है तो ये शेडो छाया 40 मीटर बढ़ जाती है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो अब मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगी। माना ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, ये छाया कितनी है, मान लिया x मीटर है। अब आपके पास दो ट्रायंगल यहाँ बन रहे हैं, पहले आपने केवल ये इंटीरियर ट्रायंगल देखना है, ठीक है, जिसको मैंने अभी ब्लैक किया है। ये है ट्रायंगल ए बी सी, ये एंगल 60 है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, टेंजेंट लग जाएगा। तो टेंजेंट 60 इज परपेंडिकुलर बाय बेस यानी h बाय x, यानी कि √3 इज इक्वल टू h बाय x, इधर ले जाओ तो √3x इज इक्वल टू h। ये एक रिजल्ट आ गया, इसको होल्ड कर लो, पकड़ के रखो। अब हम लेते हैं दूसरा ट्रायंगल, जिसमें थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए मैं मान लेती हूँ कि हमारे पास ये बीच में कुछ भी नहीं है, बीच में कुछ भी नहीं है, तो ये है राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी डी। ऐसे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। ए बी डी में एंगल 30 है, वही परपेंडिकुलर और बेस है। परपेंडिकुलर कितना है, ए बी है, बेस कितना है, बी डी है। टेंजेंट 30 1/√3, ए बी एच है, बी डी इन दोनों को ऐड करके 40 + x, ठीक है। अब मैंने ये ड्रॉ कर दिया 40 + x, 40 + x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 40 + x को 1 से करो, 40 + x, इसको उधर ले जाओ, √3h। हमें h की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से x की वैल्यू को हटा दो। x जो है वो कितना आ रहा है, h बाय √3 आ रहा है, तो यहाँ रख दो इसको। तो ये बन जाएगा 40 + h बाय √3 इज इक्वल टू √3h। पूरी इक्वेशन h में कन्वर्ट हो गई। √3 को एलसीएम लेके राइट साइड में ले जाओ, यहाँ लाओ 40√3 + h, और ये उधर जाएगा इज इक्वल टू 3h। h को दूसरी तरफ ले जाओ, 40√3 इज इक्वल टू 3h माइनस h, 40√3 इज इक्वल टू 2h, 2 को नीचे ले आओ, 40√3/2 इज इक्वल टू h, ये आ जाएगा 20√3 इज इक्वल टू h। टावर की जो हाइट है वो 20√3 मीटर हो जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में √3 की वैल्यू मेंशन हो 1.73 या 1.732, तब तो आपने 100% उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, वरना आप उसको रूट में भी छोड़ सकते हो। अब जल्दी से दो क्वेश्चन मैं आपके ले रही हूँ सितंबर और अगस्त के। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि सितंबर अगस्त के क्वेश्चन पेपर में जो ये क्वेश्चन है, इसमें जो ऑप्शनल क्वेश्चन है वो 8.4 से लिया गया है, लेकिन आपका नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? क्योंकि आपका पेपर अप्रैल 21 से पहले प्रिंट हो चुका था और वो सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग था। इस बात को ध्यान रखना, जब आप पेपर खोलोगे तो आप मुझे याद करोगे कि हाँ मैम ने ऐसा बोला था। और ये पेपर अगस्त और सितंबर में आए हैं, तब तक कोरोना भी हमारा थोड़ा कम हो चुका था, तो इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ डाले गए हैं। तो हम सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपको 9th क्वेश्चन चैप्टर में से ही पूरा क्वेश्चन मिलने वाला है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप 9.1 के सारे एग्जाम्पल्स भी कर लेते हो तो आपके 5 मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। एक नदी है और उसका पुल है। अब मैं, ये पुल है, सीधा है, यहाँ कोई नदी है, ये नदी के 2 किनारे हैं, यहाँ कोई पॉइंट है, ये आपका उसमें भी आया था, प्री बोर्ड वगैरह में भी आया हुआ है। तो इनके अवनमन कोण, अब ये ध्यान रखना, अवनमन का मतलब यहाँ से किसी ने इस किनारे को देखा तो ये एंगल 30 डिग्री है, और किसी ने यहाँ से इस किनारे को देखा तो ये एंगल 45 डिग्री है। क्लियर है? यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, दोनों किनारे बिल्कुल इक्वल डिस्टेंसेस पर हैं, तो ये हाइट आपकी कितनी है? 3 मीटर है।
तो क्वेश्चन क्या है, नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। ये एक ब्रिज है रिवर पर, और उस रिवर के दोनों एजेस के जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो हमारे 30 डिग्री और 45 डिग्री है। हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द एज ऑफ द रिवर कितने हैं, 3 मीटर है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, ये क्वेश्चन है। अब आप इसको कोई भी नाम दे लो, ABCD। जब ये एंगल 30 है, ये दो लाइंस पैरेलल हैं, तो ये एंगल भी 30 हो जाएगा, ये एंगल भी 45 हो जाएगा। ये डिस्टेंस हमने x मान ली। इनसे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकते। 5 में से आप डायग्राम बना आते हो, डिटेल लिखाते हो, तो 2 से 2.5 नंबर तो वहीं मिल जाते। माना XY नदी का पुल है, BC नदी की चौड़ाई है, और किनारे से पुल की ऊंचाई AD 3 मीटर है। एंगल ABD 30 डिग्री है, एंगल ACD 45 डिग्री है। BD बराबर है X है, CD बराबर है Y है। ये सारी बातें आपने लिख दी। अब आपने ये चौड़ाई निकालनी है जो कि इन दोनों को जोड़कर आएगी। तो हम 2 ट्रायंगल्स लेंगे अलग अलग, एक इसको लेंगे और एक इसको लेंगे। दोनों ट्रायंगल से एक से x की वैल्यू आ जाएगी, एक से y की। दोनों ही हमारे राइट एंगल ट्रायंगल है। पहले लेफ्ट वाला ले रही हूँ। ट्रायंगल ABD में परपेंडिकुलर बाय बेस कितना होगा, टेंजेंट 30, परपेंडिकुलर यानी AD बाय BD 1/√3। AD 3 है, BD x है, x को उधर ले जाओ, √3 को इधर ले जाओ, ये x की वैल्यू आ गई। आगे बढ़ूँ, राइट वाला ट्रायंगल ले लो। ये इतना छोटा नहीं करके आना बेटा, मैं बार बार कह रही हूँ, ये वैल्यू सारी याद होनी चाहिए, इसलिए टेबल बहुत ज़रूरी है। टेबल पहले ही बना लेना अपना, बैठते उसमें ना आंसर शीट पे टेबल बना लेना। तो ये 45 है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हो गया 3/y, 1 = 3/y, y = 3, x आ गया, y आ गया। इसकी नदी की चौड़ाई कितनी है, x + y, तो 3√3 + 3 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा √3 + 1। √3 की वैल्यू अगर दे रखी है तो मैंने बताया था 1.7321 रख दो, 2.732 और इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, ये नदी की चौड़ाई आ जाएगी। तो मेन इसमें है स्टेटमेंट को समझकर डायग्राम बनाना, और फिर उस डायग्राम में से ट्रायंगल को चूज करना। और 99% इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन टेंजेंट थीटा पर बेस्ड होते हैं। क्लियर है। और एक लास्ट क्वेश्चन और अब हम देखने जा रहे हैं, और ये भी आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब एग्जाम्पल से आ रहे हैं। तो अगर आप एग्जाम्पल कर लेते हैं कि बिजली मिस्त्री वाला है, ये भी बहुत बार पेपर में आता है, तो आप अगर एग्जाम्पल्स भी कवर कर लेते यू आर डन। ये कहता है कि एक 1.5 मीटर लंबा एक आदमी चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। ये एक चिमनी है, ठीक है, ये एक चिमनी है, और इस चिमनी से एक आदमी है, ये दिस इज ए मैन हुज हाइट इज 1.5 मीटर, और वो यहाँ इस चिमनी से 28.5 मीटर की हाइट डिस्टेंस पर है। उसकी आँखों से चिमनी के शिखर, ये इसकी आँखें हैं, तो ये जो एंगल है आपका 45 है। इसका मतलब हमें यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन और लेनी पड़ेगी, ये 45 डिग्री है। तो ये कहता है चिमनी की हाइट बताओ, चिमनी की हाइट। तो ये डिस्टेंस भी अपनी कितनी हो जाती है, 28.5। चिमनी की हाइट हमने ये ले ली h, और ये हमें पता ही है कितनी है, 1.5 मीटर। AB, और ये पॉइंट हो गया C, ये हो गया D, ये E। ध्यान से समझना, हमें पूरी चिमनी की हाइट बतानी है। तो चिमनी की हाइट है AB, जो कि बनेगी AC जमा CB। बहुत ध्यान से, AC जमा CB। CB तो उतनी है जितना ऊंचा आदमी है। बच क्या गया, AC निकालना। AC आप कैसे निकालोगे, इस ट्रायंगल को ले लो, इस ट्रायंगल को ले लो, ट्रायंगल ACE में, ठीक है। इन द राइट एंगल ट्रायंगल ACE, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये टेंजेंट 45 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। h/28.5 ये एक है, h/28.5 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, h आ गया 28.5। h का मतलब AC आ गया 28.5। चिमनी की हाइट हमने निकालनी है, AC है 28.5,
CB है 1.5, 28 और 29 30 मीटर इस चिमनी की हाइट हो जाएगी। तो 4 क्वेश्चन बेटा जी मैंने 9.1 में से आपको करा दिए हैं। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड हैं। इसके रिवीजन के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप इसके सारे तो एग्जाम्पल्स कर लें, उनमें से एक 5 मार्क का क्वेश्चन 100% आएगा। पेपर के बाद आप मुझे याद करना कि मैडम ने कहा था कि ज़रूर आएगा, और ज़्यादा ही आपको ज़रूरत है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। किसी डाउट के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, और अगर मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं, समझ आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। +1 में जिन्होंने मैथ्स पढ़ना है वो अभी से बेल आइकन को प्रेस करके रखें। थैंक यू।